हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एड्यूवर्स। साइबा बिंद्रा हेयर। आज जो हम शुरू करने लगे हैं वो बिजनेस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हम सबको पता है कि चीजों को अगर मैनेज करना है तो वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करना पड़ेगा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्मूथली काम करती हैं, कोई हजल पजल नहीं होती, वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, एम्प्लॉय रिटेंशन रेशियो ठीक रहती है। और कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कल खुली और 2 साल बाद वो लॉसेस में चली जाती हैं। उनके इतने स्कैंडल्स आ जाते हैं कि डिविडेंड्स नहीं पे करे, या मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज में लड़ाई हो गई, या स्ट्राइक्स हो गई। तो उन सब का रीजन क्या है? उन सब का एक ही रीजन है कि ऑर्गेनाइजेशंस को आप मैनेज कैसे कर रहे हो। देखो बच्चों, सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चलती हैं वो एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के टीम वर्क से चलती हैं। तो हमारे को ना हेनरी फ्योल ने, जो कि फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट भी बोले जाते हैं, उन्होंने ना हमें कुछ गाइडलाइंस दी थी जिसको कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक जर्नल गाइडलाइंस है, बिहेवियर के ऊपर है कि पर्सन टू पर्सन आप किस तरीके से लोगों को मैनेज करके, वर्क को मैनेज करके, मेथड्स को मैनेज करके टीम गोल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं उनको अचीव कैसे कराते हो। देन हेनरी फ्यूल जो थे ना, उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स हमें कैसे दिए? बिकॉज उन्होंने ना एक बहुत जूनियर लेवल से शुरू करा। उन्होंने एक जूनियर लेवल से शुरू करके देन ही रीच्ड अप टू द मैनेजमेंट लेवल। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उन्होंने हर लेवल की प्रॉब्लम्स देखी, लोअर लेवल की भी देखी, मैनेजर्स की भी देखी, टॉप मैनेजर्स की देखी, मिडिल लेवल मैनेजर्स की भी देखी, और इवन जो वर्क फोर्स, जो एक्चुअली वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको वो मैनेजर्स की पॉलिसी समझ आती है या नहीं, या वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं, ये सारी चीजें भी देखी। ठीक है, आओ जी इसी को आगे बढ़ाते हुए, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन का मतलब बिल्कुल बेसिक सिस्टम हमें फोर्थ फिफ्थ से समझाया होता है। डिवीजन का मतलब होता है टू डिवाइड, कि आप चीजों को, नंबर्स को डिवाइड कर दो, क्योंकि जितना छोटा नंबर होगा उसको कैलकुलेट करना उतना ही इजी होता है। सेम स्टोरी इज दिस, कि अगर ये हमारी वर्कफोर्स है तो वर्कफोर्स को काम के हिसाब से अगर आप डिवाइड करते हो तो उसका फायदा क्या होता है? स्पेशलाइजेशन आ जाती है। एक तो आ गई स्पेशलाइजेशन, दूसरा क्या आ गया कि लोगों पे बर्डन नहीं पड़ता कि हमें ये काम भी करना है, हमें वो काम भी करना है। जब एक बंदा एक ही तरह का काम बार बार कर जाता है तो वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाता है, वो एक्सपर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फर्नीचर इंडस्ट्री का। ठीक है, हम फर्नीचर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, उसका बताती हूँ। सपोज करो एक XYZ इंडस्ट्रीज है, उनका ना फर्नीचर में चेयर्स बनाने का काम है। तो एक वर्कर है, से मोहन ले लेते हैं, मोहन को सिर्फ चेयर्स में कटिंग करने का काम है। तो वो कटिंग इतने सालों से कर रहा है, वो कटिंग करने में इतना परफेक्ट हो गया कि उसकी चेयर्स बनाई हुई इतनी परफेक्ट रहती हैं, इतनी उसमें मतलब स्टेबिलिटी की दिक्कत नहीं आती, उसका बैलेंस नहीं बिगड़ता। और जो मोहन की तरफ से बनाई हुई चेयर्स होती हैं और जो किसी रैंडम वर्कर की बनाई हुई चेयर्स होते हैं, तो वो डिफरेंस पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो गया। तो डिवीजन ऑफ वर्कर्स से हमें ये समझ आता है कि आपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे कि काम इजी भी हो गया, जल्दी भी हो गया और अच्छा भी हो गया। देन सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो, जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनको टॉप मैनेजमेंट से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं कि आपने ये फलाना फलाना प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना। सपोज करते हैं साइबा एंटरप्राइजेस ही ले लेते हैं, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही खोल रही हूँ। ठीक है जी, मुझे 100 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला है 1 वीक में, मेरे पास 10 लोगों की टीम वर्क है। अभी मेरे को ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को 1000 शर्ट्स बनवानी है या 100 शर्ट्स बनवानी है। स्टोरी ये आती है कि क्या मुझे अथॉरिटी मिली हुई है कि मैं लोगों से काम करा सकूं? अगर मुझे ये अथॉरिटी प्रोवाइड करी है मैनेजमेंट ने कि मैं लोगों से काम करा सकूं, तो 6 दिनों बाद मैनेजमेंट मेरे से पूछेगी कि हाँ जी मैम,
ऑर्डर रेडी हो गया कि नहीं, क्योंकि ऑर्डर रेडी होगा तभी तो वो क्वालिटी चेक में जाएगा। तो जो मैनेजर है अगर उसको अथॉरिटी मिली है काम कराने की तो वो रिस्पॉन्सिबल भी है काम कराने के लिए, और उसके बाद वो अकाउंटेबल भी है टॉप मैनेजमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए whether the work is done or not। बहुत इजी है कि अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गो इन हैंड, ऐसा नहीं है कि मैनेजर को अथॉरिटी मिल गई, हाँ जी आपने काम कराना है, उसने अपने किसी जूनियर को डाल दिया भैया ये काम करा लियो। अब 5 दिनों बाद टॉप मैनेजमेंट मैनेजर से पूछेगी, जूनियर से नहीं पूछेगी कि काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी। देन थर्ड कम्स द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमें स्कूल में सिखाते होते ना जब हम छोटे छोटे थे कि 1 आर्म डिस्टेंस रखो, गो इन अ क्यू, कम इन अ क्यू, टीचर से पूछ के बाहर जाओ, टीचर से पूछ के अंदर आओ, प्रॉपर यूनिफॉर्म डालो। व्हाट वर दे वर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो। जो स्कूल में फॉलो करते हैं वही ऑर्गेनाइजेशंस में भी हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे बेसिक रूल होता है टाइम पे आना, टाइम पे जाना। ठीक है, आपका पंच इन और पंच आउट टाइम प्रॉपर होना चाहिए। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन 9 to 6 काम करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 9:30 आ रहे हो, आप 10 आ रहे हो तो आपको अलाउ करेंगे, नो। देन यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे मंडे टू थर्सडे तक प्रॉपर फॉर्मल अटायर होता है, फ्राइडे को कैजुअल्स होते हैं। कैजुअल्स में ये नहीं है कि तुम भंगड़े और गिद्दे की ड्रेसेस डाल के आ रहे हो, वो भी होता है कि जीन्स और टी शर्ट हो जाएगा, वो भी एक डिसेंट सा अटायर। तो रूल्स रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो, वो डिसिप्लिन में आता है। आई होप ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन विच इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत सिंपल सी चीज है। यूनिटी ऑफ कमांड, एक मैनेजर दो मैनेजर, समझते हैं। तुम्हारा भी अकाउंट्स का पीरियड होके निकला, मैम ने तुम्हें कल के लिए एक टेस्ट दे दिया। देन बिजनेस वाली मैम आती है, वो आपको कल के लिए सेम पीरियड के लिए टेस्ट दे देती है। अभी क्या हुआ, बच्चे तो तुम वही 30-40 ही हो। पहले एक मैनेजर से ऑर्डर मिल गया, देन दूसरे मैनेजर से ऑर्डर मिल गया। मजे की बात है कि वर्क फोर्स दोनों में से किसी भी मैनेजर का काम नहीं करेगी। बताती हूँ क्यों। जब बिजनेस वाली मैम पूछेगी कि बेटा टेस्ट क्यों नहीं रेडी किया, अकाउंट्स वाली मैम का कर रहे थे। जब अकाउंट्स वाली मैम पूछेगी टेस्ट रेडी क्यों नहीं किया, मैम बिजनेस वाली मैम ने टेस्ट दिया था। प्रॉब्लम क्या होगी, टीम गोल्स अचीव नहीं हुए। टीम गोल्स अचीव क्यों नहीं हुए, क्योंकि दो मैनेजर सेम ही टीम को तो काम दे रहे हैं, तो टीम काम करेगी ही नहीं, क्योंकि वहां पे लूप होल आ गया। इसीलिए हमेशा एक मैनेजर होना चाहिए एक टीम के ऊपर। दो मैनेजर्स अगर आएंगे तो वो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज द मेन प्रिंसिपल। एक कॉमन गोल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसी के ऊपर ही सबको काम करना चाहिए। वन हेड वन प्लान, एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही टीम होनी चाहिए जो उस प्लान पे काम कर रही हो। सपोज करते हैं मैंने घर बनवाना है, मेरे घर में 4 मेंबर्स हैं। ठीक है जी, मैं लेके आते नहीं जी मुझे तो ड्यूप्लेक्स बनवाना है, अंदर से सीढ़ियां निकलेंगी। मेरे हस्बैंड आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ड्यूप्लेक्स तो बनेगा पर सीढ़ियां बाहर से निकलेंगी। ठीक है, मेरी डॉटर आती है, नहीं नहीं मैं ड्यूप्लेक्स नहीं बनवाना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल बनवाना है। जो आर्किटेक्ट होगा वो सिर पकड़ के बैठ जाएगा कि मैडम करना क्या है बताओ तो सही। सेम स्टोरी इस पे हो जाएगी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं रहेगा, तो क्योंकि एक टीम का एक ही प्लान होना चाहिए तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होते हैं। उसके बाद आता है सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सुबॉर्डिनेशन होता है किसी चीज को दबा देना। इंडिविजुअल हो गया एक बंदा, ठीक है जी, मैं चाहती हूं कि मेरा ग्रुप गोल अचीव हो जाए। ठीक है, मुझे इंसेंटिव्स मिल जाए, रिवॉर्ड्स मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए। 10 लोगों की टीम है, मैं तो अपना काम करके बैठ गई। 10 मटेरियल मेरे को बनाने थे, मैंने 10 मटेरियल्स बना के साइड कर दिए, लेकिन किसी एक बंदे का काम नहीं हुआ। 10 लोग थे, 10 के 10 को 10-10 पीसेस बनाने थे। 100 शर्ट्स का ऑर्डर था, मेरा भी हो गया, 8 लोगों का और हो गया, 9वें बंदे का नहीं हुआ। जब भी हुआ ही नहीं तो टीम गोल तो अचीव ही नहीं हुआ। जब टीम गोल नहीं अचीव हुआ तो आपका टारगेट तो पूरा ही नहीं हुआ, आपको इंसेंटिव्स तो मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए अगर आप एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो,
राइज और शाइन करना चाहते हो तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह आपको जनरल इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा। आपको सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अकेले अगर आप गोल्स अचीव कर रहे हो सिर्फ अपने, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन। हम सब इसी के लिए काम करते हैं यार, सभी को पैसा चाहिए, सभी को सक्सेस चाहिए। तो जो रेम्यूनरेशन है, ठीक है जी, वो फेयर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्टेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो मेरा मैनेजर है वो बायस्ड हो जाए, वो जिसको मतलब करता है फैंसी करता है, या जो उसके रिलेटिव्स हैं या जो लोग हैं जो मैनेजर की बहुत चापलूसी करते हैं, मैनेजर उनको इंसेंटिव दे रहा है, जो डिजर्विंग है उनको इंसेंटिव या सैलरीज टाइम पे नहीं दे रहा। तो ऐसे में क्या होता है, जो वर्क फोर्स होती है वो डिसऑनेस्ट हो जाती है, वो काम ही नहीं करते। वो कहते हैं जब काम करके ही पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, तो हम काम करेंगे ही नहीं। इसीलिए रेम्यूनरेशन शुड बी फ्री, फेयर फ्रॉम एनी बायसनेस, इट शुड बी ऑन द टाइम, और डिजर्विंग सैलरीज और वेजेस ही मिलने चाहिए। देन कम द सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के साथ एक और चीज आती है, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इसको कंट्रोल करती है हमारी टॉप मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि सारे जो भी डिसीजंस हैं वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही लेगी। इसका एक फायदा होता है। फायदा क्या होता है, डिसीजंस में सीक्रेसी रहती है। डिसीजंस जो होते हैं वो आगे बढ़ते नहीं हैं, या जो होते हैं सीक्रेट्स कंपनी के वो लूज नहीं होते। लेकिन नुकसान क्या है, टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए हमने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिया है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो गया, टॉप मैनेजमेंट ने हर लेवल पे थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी हर लेवल के मैनेजर को दे दी। अब वो क्यों दे दी, ताकि इमीडिएटली अगर मैनेजर्स को काम से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो वो इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ ले सकते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन मींस ऑल पावर्स, ऑल डिसीजन मेकिंग is in the hands of top management, and decentralization means some powers are divided into some of the managers for the quick decision making. इसी की तोड़ के लिए ही अगला आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन को बहुत बच्चे ना गैंग प्लैंक भी बोलते हैं। आओ समझाती हूँ। स्केलर चेन में क्या है, सपोज करो जो डी वाला मैनेजर है उसको जो है ए वाले टॉप मैनेजमेंट से बात करनी है। अभी ये तो हमें पता है कि हमें जो रिक्वेस्ट होती हैं वो नीचे से ऊपर जाती हैं, और जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है जी। अगर डी वाले को कुछ इमीडिएटली पूछना है, कोई परमिशन लेनी है, तो वो पहले सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, टॉप मैनेजमेंट तक गई। फिर ए ई को बताएगा, जी को बताएगा और एफ को बताएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो तो चली गई। क्यों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप टीम वाइज टीम ऊपर ऊपर जा रहा है, टॉप मैनेजमेंट तक जाएगा, फाइल फिर नीचे आएगी। तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड कंफ्यूजन, और मोस्टली अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं टीम्स के हाथ से, क्योंकि आजकल का बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। विद इन अ सेकेंड आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं टू प्ले इन द कंपटीशन। इसके लिए हेनरी फ्योल ने एक चीज समझाई। उन्होंने कहा कि हम एक तोड़ निकालते हैं, एक सीढ़ी बना देते हैं। उस सीढ़ी का नाम रखा गया गैंग प्लैंक। लेकिन गैंग प्लैंक में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। सेम लेवल का मैनेजर सेम लेवल के ही डिफरेंट टीम के मैनेजर से डिसीजन ले सकता है, लेकिन अपने इमीडिएट बॉस को इन्फॉर्म करने के बाद। प्रोडक्शन वाला ऑपरेशन से या फाइनेंस के मैनेजर से डिसाइड कर सकता है क्या करना है या क्या नहीं करना, लेकिन अपने मैनेजर को बताने के बाद। अगर वहां से परमिशन मिलती है तो ही वो काम करा जाता है, अदरवाइज नहीं करा जाता। एंड ये स्केलर चेन का जो क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट आता ही आता है, या इसकी केस स्टडी आती ही आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हर सेट में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो यू शुड रीड दिस थॉरोली। ठीक है जी। अगला आता है ऑर्डर। ऑर्डर जज वाला ऑर्डर नहीं, ये ऑर्डर होता है राइट थिंग्स एट अ राइट प्लेस।
ठीक है। मेन, मटेरियल, मेथड्स, ये तीनों चीजें अपनी अपनी प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। सपोज करो मैं एक होटल इंडस्ट्री चला रही हूँ, ठीक है जी, तो मैं किचन में जा रही हूँ, जो शेफ है वो किचन काउंटर पे ना होके वो बाहर गार्डन में, और जो गार्डनर है वो गार्डन में ना होके पेस्ट्री रूम में। तो इसका क्या फायदा हुआ? जिस टाइम पे जो बंदा जहां चाहिए था वो वहां तो अवेलेबल हुआ ही नहीं, तो काम तो हुआ ही नहीं। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। कभी आपने देखा अकाउंट्स की टीचर को म्यूजिक पढ़ाते हुए, या म्यूजिक की टीचर को बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हुए? दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपको आती ही नहीं है। तो जिसके पास जो स्किल होंगे, तो हर मेन, हर मटेरियल, हर मेथड अपनी जगह पे ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ हार्डवर्क। ठीक है जी, जैसे ये देखो, ये मैं आपको इलस्ट्रेट करके बताती हूँ। सपोज करो ये दो पेड़ हैं, दो टीम्स हैं, दोनों पेड़ों पे एप्पल्स लगे हुए हैं। अभी एक बंदा है जिसको रिसोर्सेज कम मिले, उसका हाथ नहीं पहुंचा। एक बंदा है जिसको मिनिमल थोड़े से ज्यादा रिसोर्सेज मिल गए, उसका हाथ पहुंचा, लेकिन ही कैन नॉट टेक द फ्रूट। फिर तीसरा बंदा है जिसकी हाइट ज्यादा है, उसको रिसोर्सेज मिले और उसको सक्सेस के फ्रूट्स मिल गए। तो बेसिकली स्टोरी क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में टीम ए में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, लेकिन टीम बी में क्या हुआ, जो कम, जिसके पास स्किल्स थे, जिसके पास मॉडरेट स्किल्स है, जिसके पास हाई स्किल्स थे, सभी को ग्रुप गोल अचीव कराने के लिए एक्स्ट्रा या कम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए गए, फाइनेंस प्रोवाइड कराया गया, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई, ऑन जॉब ऑफ जॉब काउंसलिंग दी गई, जिससे कि वो सारे जो थे वो ग्रुप गोल्स अचीव कर पाए। सभी के सभी जो थे वो सक्सेस का फ्रूट बियर कर पाए। अभी हमारे पास ना एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है टाटा, TQS, एवरीबडी नोज टाटा कंसल्टेंसी। ऐसी कंसल्टेंसी है जहाँ पे एम्प्लॉय रिटेंशन रेशियो कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां पे ये वाला फंडा अपनाया जाता है, जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है ग्रो करने के लिए, बेशक वो स्किल्स है, बेशक वो कम्युनिकेशन है, बेशक वो कॉन्फिडेंस है, बेशक वो ट्रेनिंग है, वो सब प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो इक्विटी का सिंबल में हेनरी फ्योल बोलते हैं कि हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यार अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो हम ग्रो करेंगे। अगर हम ग्रो ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे यार अपने को तो आता ही नहीं। आता क्यों नहीं? क्योंकि ट्राई नहीं किया। ट्राई क्यों नहीं किया? क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो करेंगे। इक्विटी की ही बेसिस पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वही इंप्लॉयज टिके रहते हैं जो हैप्पी होते हैं। एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय टिकते हैं, उनका जॉब टेन्योर भी बढ़ता रहता है, उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है? बार बार इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करने पड़ते, और इंटरव्यू और ट्रेनिंग की कॉस्टिंग नहीं लगती। फिर सेकंड लास्ट आता है हमारा इनिशिएटिव। अभी सारी टीम बैठी है, आपकी सारी क्लास बैठी है, टीचर के फेवरेट एक या दो बच्चे ही क्यों होते हैं? ठीक है ना, सारे रेड फ्लैग्स है, एक ही ग्रीन फ्लैग क्यों है भाई? टीचर किसी एक या दूसरे बच्चे को ही क्यों बुलाती है? क्यों? क्योंकि वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, वो क्लास में फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होते हैं। सेम गोज विद द टीम्स। मैनेजर का एक आधा एम्प्लॉय ही फेवरेट होता है, ऐसा नहीं होता कि उसको सब कुछ आता है। इट जस्ट लाइक कि उसको सीख होती है, उसको एक अंदर से अच्छा लगता है टू लर्न समथिंग न्यू। जब आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो मैनेजमेंट भी आपकी हेल्प करती है। ठीक है, आप अपने हॉरिजॉन्स को बढ़ाते हो। तो इनिशिएटिव में जो बंदा इनिशिएटिव लेता है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करता है। फिर आता है स्पिरिट डी कॉप्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। जैसे मैंने आपको स्केलर चेन बताया था, सेम गोज विद स्पिरिट डी कॉप्स। नाम बड़ा फैंसी सा है, लेकिन मतलब उतना ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, अगर आपको टीम बॉन्डिंग करनी है तो मैनेजर को आई की जगह वी करना पड़ेगा। मैनेजर को ये नहीं बोलना पड़ेगा मैं मैनेजर हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, तुम ये काम कर लो। मैनेजर को ये बोलना पड़ेगा हम मिलके ये काम करते हैं। जब मैनेजर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टीम, तो हम लोगों को लगता है एज अ टीम मेंबर्स
कि हम सब मिलके काम करते हैं, सभी के ग्रुप गोल्स अचीव होंगे और एक अच्छा लीडर जो होता है वो एक सक्सेसफुल टीम को ग्रो करता है। ठीक है जी, आई होप ये सारी चीजों में, ये 14 प्रिंसिपल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल जो है कोई रिजिड गाइडलाइंस नहीं है, जर्नल बिहेवियरल गाइडलाइंस है। मैनेजर्स को बताते हैं कि काम कैसे करना है, लोगों को, चीजों को, मेथड को, टाइम को कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी, तो इन द एंड वी कैन कंक्लूड कि हेनरी फ्योल ने जो जर्नल प्रिंसिपल्स दिए हैं ये सिंपल गाइडलाइंस है मैनेजर्स को हेल्प करने के लिए कि टीम को, मैनेजमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ कैसे काम पे लाना है। आई होप सिंपल, बेसिक, प्रिसाइज तरीके से जैसे मैंने ये बताया है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट्स है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। ऑल्सो मुझे प्लीज बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं जिससे कि आपको एग्जाम क्लियर करने में और हेल्प मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।